दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ेंगे। वैसे तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 11th क्लास की हिस्ट्री पर ये मेरी पहली वीडियो है। टेलीग्राम पर काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी हिस्ट्री की वीडियो को लेकर, तो इसलिए मैं आज हिस्ट्री पर वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि 11th क्लास में कुछ सिलेबस आपका डिलीट हुआ है, तो उस हिसाब से आपका जो पहला चैप्टर था समय की शुरुआत, वो इस सिलेबस में नहीं आ रहा। इसलिए हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से, लेखन कला और शहरी जीवन से। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ कि हिस्ट्री एक काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, तब जाकर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। वैसे तो मैंने एक वीडियो में हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल दी थी कि हिस्ट्री को हम पढ़ते कैसे हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि जब आप हिस्ट्री को पढ़े, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की हो, या किसी भी टाइप की हिस्ट्री क्यों ना हो, तो आपको 3 बातें बेसिकली ध्यान रखनी होती है। पहली कि उसमें डेट और फैक्ट्स कितने हैं। ठीक है, आपको जब डेट और फैक्ट्स याद होंगे ना, डेट और नेम, तो तब जाकर आपकी एक अच्छे से टाइमलाइन बन जाती है। दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इवेंट, कि उस समय क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर इन क्वेश्चनों का आप आंसर निकाल लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी 11th क्लास की हिस्ट्री है, इसमें टोटली हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास की हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है मेसोपोटामिया के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पहली बात कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो को देख रहा है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स तैयार किए हैं। अगर वो इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहता है तो या वो हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ले सकता है। टेलीग्राम पे मैंने सभी नोट्स अपने ग्रुप में दिए हुए हैं, ग्रुप का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे पहली बार शहरी जीवन यानी अर्बनाइजेशन और राइटिंग कहाँ पर आई? तो अगर मैं आपको इसका सीधा आंसर बताऊं तो इसका सीधा आंसर है मेसोपोटामिया में। तो हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे, जो 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी मेसोपोटामिया से संबंधित, तो उस तरीके से भी पढ़ेंगे, और फिर हम 3 और 8 मार्क्स के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया वर्तमान में कोई देश नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो मेसोपोटामिया का जो देश है वो है इराक। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में सभ्यता थी, तो वो है इराक में। यहाँ पर आपको 2 शब्दों से परिचित होना पड़ेगा, एक होता है सभ्यता और दूसरा होता है शब्द है संस्कृति। देखिए, संस्कृति का अर्थ क्या होता है कि जब एक खास जगह पर, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोगों का जो रहन सहन खान पीन होता है ना, उस चीज़ को हम संस्कृति कहते हैं, यानी कल्चर कहते हैं। ठीक है, और उसी जगह पर जब लोगों में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, सामाजिक संगठन, राइटिंग या एक वेल सेट जो सिस्टम आ जाता है ना, तो उसको हम सभ्यता में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका एक फैक्टर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी होता है। तो दुनिया की जो सबसे पहली जो सभ्यता मानी जाती है वो मेसोपोटामिया को माना जाता है, और उसकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो थी, जैसे अपनी भारत की हड़प्पा सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो बेसिकली आपको पता होगा, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना होगा वो भारत की हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में, या सॉरी 11th क्लास में, हम केवल और केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है मेसोपोटामिया के ऊपर। तो मेसोपोटामिया जो है वर्तमान का इराक में आता है। ठीक है, और जो मेसोपोटामिया जो वर्ड है, जो शब्द है मेसोपोटामिया, ये एक ग्रीक वर्ड था, आपको ध्यान रखना है, यानी एक यूनानी वर्ड था। 2 शब्दों से बना था, एक था मैसोस, मैसोस का मान होता है मिडल। ठीक है, और पोटेमस का मीनिंग होता है नदी, यानी 2 नदियों के बीच का शहर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेसोपोटामिया जो शहर था वो 2 नदियों के आसपास बसा हुआ था, जिसमें से एक थी दजला और दूसरी थी फरात नदी। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया में कौन सी 2 नदियाँ थी, एक तो दजला और दूसरी फरात।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बेसिक में जानकारी और दूं तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे पहली बार जो राइटिंग और सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है या अर्बनाइजेशन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा और जानकारी दूं तो आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर एक छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है। देखिए दोस्तों, अभी मैं मैप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इराक को एक बार मैप में देख लेना। मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको ज्योग्राफी बताने की कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए कि आपके सामने अभी मैप है, तो मेसोपोटामिया का जो ऊपरी जो हिस्सा है नॉर्थ, एक बार मैं आपको ज्योग्राफी के टॉपिक पे ले चलता हूँ क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाता है। ये रहा, ठीक है, मेसोपोटामिया का भूगोल। देखिए दोस्तों, जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ का हिस्सा है, मैप आप देख लेना फिर आप उस हिसाब से तैयार कर लेना। मेसोपोटामिया का जो ऊपरी हिस्सा है, नॉर्थ का एरिया है, वो ऊंची ऊंची भूमि है, यानी वहाँ पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर घास के मैदान है जिसको स्टेपी मैदान भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पशुपालन के लिए जो एरिया था वो बहुत बेहतर माना गया था। ठीक है, यहाँ पर जो व्यापारी जो थे या जो किसान जो थे वो अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे। उसके बाद जो पूर्व का हिस्सा है, पूर्व में दजला की सैग नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन अच्छा साधन है। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया यानी इराक का जो पूर्व का हिस्सा है वहाँ पर ईरान आता है, फारस आता है, जैसा कि आप जानते हैं। आप मैप में इसको देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। दक्षिणी हिस्सा मेसोपोटामिया का हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, मैंने एक नोट्स में बात लिखी नहीं है, आप उसको अपने क्या नाम है की पॉइंट पे लिख लेना कि जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी हिस्सा है बेसिकली इसको दो नामों से जाना जाता था। आपको याद रखना है कि पहला जो इसका नाम था वो तो सुमेर। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो सदर्न हिस्सा जो था उसको सुमेर या अक्काद के नाम से भी जाना जाता है। तो समय अनुसार क्या होता है कि एक जगह के नाम में परिवर्तन आता रहता है। तो मेसोपोटामिया का जो हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा था, उसको सुमेर कहते थे। और दक्षिणी हिस्सा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिणी हिस्से में ही सबसे पहली बार अर्बनाइजेशन की यानी शहरीकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है लेकिन उपजाऊ है। उपजाऊ दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार शहरों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहकर आती है। नदियाँ दो जो रिवर थी वो बहकर आती है, तो वहाँ पर एक फर्टाइल एरिया बहुत अच्छे से डेवलप था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद साउथ के हिस्से में बताया जैसे कि दजला और फरात नदी बहकर आती थी और यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। इस क्षेत्र को सुमेर और अक्काद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए ये पॉइंट की पॉइंट अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो दक्षिणी हिस्सा है उसको किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूर्वोत्तर। ठीक है, तो पूर्वोत्तर का जो इलाका है वहाँ पर अच्छी फसल के लिए अच्छी भूमि है, क्योंकि और सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बार जो खेती की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में वो इसी इलाके में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन किसके ऊपर आ जाता है, ज्योग्राफी के ऊपर आता है आसान भाषा में कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी का बारे में बताइए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो हर बार कभी ना कभी किसी भी तरीके से आपसे हमेशा पूछ लिया जाएगा कि मेसोपोटामिया। देखिए आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मेसोपोटामिया को जानने के सोर्स यानी सोर्स ऑफ मेसोपोटामिया। देखिए दोस्तों, आज अगर हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने सोचा कि अगर मेसोपोटामिया के बारे में हमारे पास इतनी आजकल डिटेल है तो ये कैसे संभव हुआ। ठीक है, तो किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास सोर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है हिस्ट्री में। और आप जब भी जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन प्रिपेयर होगा या बनेगा वो आपका सोर्स के ऊपर ही होगा। चाहे वो आने वाला चैप्टर हमारा रोमन साम्राज्य हो तो वहाँ भी हम सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, सोर्स के ऊपर करेंगे। तो सोर्स हमेशा क्या होता है हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेसोपोटामिया में हमारे पास दोनों टाइप के सोर्स है, एक तो लिखित में भी सोर्स है जिसको हम लिटरेचर सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और एक आर्कोलॉजिकल भी फाइंड भी है, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, जैसे कि इमारतें, मूर्तियाँ, औजार, आभूषण, बाइबल। ठीक है दोस्तों, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल दो भागों में डिवाइड है, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट। तो इसमें जो बाइबल है वो भी हमें मेसोपोटामिया की कहानी का बारे में बताती है, वो कहानी आप बुक में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पट्टिकाएं। पट्टिका का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो टैबलेट पर लिखा करते थे। तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहली बार जो मेसोपोटामिया लेखन कला की शुरुआत हो मेसोपोटामिया में हुई। तो लेखन कला की मेसोपोटामिया में शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि मेसोपोटामिया को जानने के सोर्स हमारे पास निम्नलिखित है, जैसे बिल्डिंग, स्टैचू, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील वगैरह वगैरह। ये सभी जो सोर्सेस है वो हमें मेसोपोटामिया की जानकारी देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर एक बार एक चीज़ देख लीजिए, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ एक टाइमलाइन देख लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी जगह पे शहरीकरण जो आता है ना, या अर्बनाइजेशन सिस्टम आता है, वो एकदम से नहीं आता या अचानक से नहीं आता। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे वहाँ पर अर्बन एरिया आता है। तो मेसोपोटामिया की अगर मैं बात करूँ तो मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, वो उस हिसाब से धीरे धीरे प्रिपेयर हुआ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो खेती की शुरुआत जो हुई थी वो 7000 ईसा पूर्व में, यानी 7000 BCE में हुई थी। उसके बाद मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट जो था या मंदिर जो थे, सबसे पहले जो बस्तियों की शुरुआत हुई थी वो 5000 BCE में हुई थी। लेखन कला की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व में हुई थी और शहरों की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में। तो ये जितने भी पॉइंट आपके स्क्रीन पर सब लिखे हुए हैं ना, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा कीमती है, और आज मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो उन 2 क्वेश्चनों पर ही होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लेखन कला, और दूसरा जो हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है शहरीकरण के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो 8 मार्क्स का आपका 100% क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वो है हमारा शहरीकरण के ऊपर। ठीक है, तो शहरीकरण का मीनिंग क्या होता है? शहरीकरण का मीनिंग शहरों की शुरुआत। तो मैंने आपको लिखा है कि मेसोपोटामिया, आप 4th पॉइंट देखिए कि मेसोपोटामिया में शहरों की शुरुआत कब हुई थी? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन क्वेश्चन, और मेरा पूरा पूरा चांस है कि अधिकतर तो यही पूछा गया है। आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ। आपकी पहली जो बुक की हेडिंग है वो भी इसी के ऊपर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ना यहाँ पर अलग अलग टाइप से आता है। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा शहरीकरण के कारण क्या है। क्वेश्चन के तरीके यहाँ पर डिफरेंट है। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन बताता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इस हिसाब से अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन पहला है वो है शहरीकरण के कारण। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण के विभिन्न कारण क्या थे, या तो दूसरा क्वेश्चन मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। ठीक है, आपसे स्टेप से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो रीजन फॉर अर्बनाइजेशन, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, इन तीनों चारों क्वेश्चनों का मतलब क्या है, एक ही है, और आपको बता देना कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण इन पॉइंटों के माध्यम से हुआ। तो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी की तरह मेसोपोटामिया के शहरीकरण को समझाने का प्रयास करूंगा। आप पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को समझते रहना। ठीक है, तो ये आपको मैंने 6-7 पॉइंट दिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, और आप इस तरीके से 8 मार्क्स में शहरीकरण को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपको इंट्रो में बताऊं तो इंट्रो में आपको ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया में जो अर्बनाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 3000 BCE में, बिफोर कॉमन एरा में शुरू हुआ था, जिसके साथ बहुत सारे रीजन जुड़े हुए थे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात यह स्पष्ट कर देता हूँ जो मैं आपको पहले बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखी है कि मेसोपोटामिया में जो शहर है, क्योंकि मेसोपोटामिया को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका मुख्य रीजन शहर है वहाँ के। ठीक है, तो शहर जो थे मेसोपोटामिया के वो बेसिकली 3 एरियाओं के आसपास डेवलप हुए। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनना कि मेसोपोटामिया के जो शहर है वो 3 एरिया के आसपास डेवलप हुए। तो पहला जो था वो था सिटी अराउंड टेम्पल, यानी मंदिरों के आसपास। ठीक है, ध्यान सुनना, पहला जो शहर जो बसे वो मंदिरों के आसपास। अब मंदिर की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा। दूसरा जो शहर बसे वो बसे व्यापारिक केंद्रों के आसपास। व्यापारिक केंद्र का मतलब है जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा थी। और तीसरा जो था वो था इंपीरियल शहर, यानी शाही केंद्र, जैसे एग्जाम्पल मारे तो मेसोपोटामिया के जैसे आज की अगर मैं आपको बात करूं, जैसे भारत में कुछ प्रमुख शहर जैसे दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, नागपुर है, चेन्नई है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे शहर है ना। तो इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में ऐसे बहुत सारे शहर थे, जिसमें से सबसे प्रमुख जो शहर था वो उर था। उसके बाद दूसरा जो शहर था वो उरुक, तीसरा मारी, और इस टाइप के बहुत सारे वहाँ पर शहर थे। तो बेसिकली हमें पर्टिकुलर सभी शहरों की एक कॉमन विशेषता पढ़ने जो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई हुई है। और यहाँ पर जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है शहरों को समझने के लिए वो है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। देखिए दोस्तों, शहरों की सबसे जो बड़ी जो विशेषता होती है, अगर आप आज भी देखेंगे ना तो शहर जो होता है वो आर्थिक गतिविधियों का
केंद्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन भी होता है, और साथ में यहीं पर पशुपालन और इनका व्यापार भी होता है। जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ध्यान रखना मैंने आपको अभी बताया कि शहर कहाँ पर विकसित हुए, ट्रेड सेंटर के आसपास। तो जहाँ पर ट्रेड ज़्यादा होता है ना, व्यापार ज़्यादा होता है, तो व्यापार ज़्यादा होने से क्या होता है कि लोग उसको खरीदने आते हैं, व्यापारी दूर दूर से बेचने आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो एरिया ना, जनसंख्या वहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती है, यानी बढ़ने लग जाती है। ठीक है। और जनसंख्या के साथ एक चीज और भी बढ़ती है, वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है मांग, यानी डिमांड बढ़ती है। तो इसी तरीके से जब कोई एरिया आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक एक समय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा 200 साल में, या वो एक लंबे पीरियड के बाद क्या होता है, वो एक शहर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो शहरों का कोई एक फीचर नहीं होता, शहरों के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको याद रखने। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर मैंने बताया, सेंटर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है मोर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या अधिक। जी हाँ दोस्तों, आप इस पॉइंट से भली भांति परिचित होंगे कि शहरों की जो जनसंख्या होती है वो गांव के मुकाबले क्या होती है, अधिक होती है। इसका रीजन क्या है वो आप जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि शहरों में अलग अलग टाइप की सुविधाएं मौजूद होती है, और साथ साथ शहरों में क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियां होती है, रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं, इसलिए शहरों की जो जनसंख्या होती है वो गांव के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मेसोपोटामिया का जो एरिया था, जिसमें और मारी जो जैसे शहर थे, ये व्यापारिक केंद्र भी थे। ठीक है, यहाँ पर राजा भी रहा करते थे, और यहाँ पर रोजगार के ज़्यादा अवसर थे, इसलिए लोगों ने बसना यहाँ उचित समझा। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए दोस्तों, लेबर होती है ना, देखो शहरों की एक और खास बात होती है कि शहर में कोई भी जो कार्य होता है, आप ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपका यहाँ एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो शहरों में जो श्रम विभाजन होता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ना कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, हर कार्य को करने के लिए, एक कार्य को करने के लिए डिफरेंट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये शहरों की खास बात होती है। अगर मैं कहता हूँ कि एक कार्य को अलग अलग व्यक्ति करते हैं, तो इससे बेनिफिट शहरों को क्या मिला, तो मैं आपको बता देता हूँ। शहरों का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था वो ये होता था कि जो वस्तु होती थी उसकी क्वालिटी उभर के सामने आती थी। तो ठीक है ना, श्रम विभाजन क्या है कि एक मुख्य रूप से शहरों को जन्म देने का एक कारण है। उसके बाद जो हमारा चौथा जो पॉइंट है, वो सामाजिक संगठन। ठीक है, सामाजिक संगठन का मीनिंग होता है डिफरेंट जो सोशल क्लास है, ठीक है, या ग्रुप जो है। इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि शहरों में ना देखिए एक टाइप के लोग नहीं रहते, शहरों में हर टाइप के लोग हैं। अगर मैं आपको बात करूँ गांव में किस टाइप के लोग हैं, तो गांव में जो लोग होते हैं वो बेसिकली उनका जो पेशा जो होता है, पेशा माने उनके जो काम होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है, वो कृषि होता है। ठीक है, अधिकतर अगर आज भी आप देखेंगे ना, भारत के अधिकतर जो गाँव है या अलग अलग देशों के गाँव, तो वहाँ पर जो मुख्य रूप से जो काम होता है वो कृषि होता है। लेकिन शहरों में क्या होता है कि कृषि मेन काम नहीं होता, शहरों में अलग अलग टाइप के लोग हैं, कृषक भी मिल सकते हैं आपको, व्यापारी भी मिल सकते हैं, या जो और टाइप के लोग, राजा भी होता है, पुरोहित भी होता है, पृष्ठ वगैरह, ये सभी टाइप के लोग शहरों के अंदर रहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन जो होता है ना शहरों का, या सामाजिक संगठन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप यहाँ पर सरवाइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट, और हमारा काफ़ी मूल्यवान पॉइंट है, क्योंकि शहरों में आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी बात होती है, वो है गुड ट्रांसपोर्ट, यानी कुशल परिवहन सिस्टम या व्यवस्था। देखिए दोस्तों, शहरों का एक और फीचर होता है, देखिए मैंने आपको क्लियर किया ना कि मेसोपोटामिया कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर शहरीकरण का कारण था। तो शहरों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारा पांचवा पॉइंट है कुशल परिवहन व्यवस्था। मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया में दो रिवर थी, ठीक है, एक तो दजला और दूसरी फरात। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो व्यापारी जो लोग थे वो इन नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का अच्छा यूज करते थे, और जो उनका व्यापार था वो मेसोपोटामिया का हड़प्पा से लेकर ईरान या अफगानिस्तान तक भी होता था। तो अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा, जिस शहर में ज़्यादा अच्छा होगा वो शहर भी उतना ही उन्नत माना जाएगा, कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद व्यवस्थित समाज या अर्थव्यवस्था मजबूत। देखिए दोस्तों, अगर शहरों में आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और लोगों की डिमांड है, उनको पूरा किया जा रहा है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी होगी वो सिंपल सी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग ही होगी। ठीक है ना, यानी मजबूत होती है। तो आप कह सकते हैं कि शहरों की जो जीडीपी होती है वो ग्रामीण इलाकों के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट या
अंतिम पॉइंट वो है राइटिंग एंड ट्रेड, लेखन कला व व्यापार। मैंने आपको शुरू में स्पष्ट किया कि शुरुआती दौर में जब जो समय की शुरुआत में जो हमारा चैप्टर था, लेकिन मैं आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आदि मानव जो थे वो अपना शिकार करके जीवन संग्रह करते थे, ना उनके पास कोई राइटिंग थी और ना ही उनके पास कोई लेखन कला थी। ठीक है, तो वो एक कल्चर था। लेकिन मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई कल्चर सभ्यता में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो एक इसका फीचर राइटिंग और व्यापार भी हो जाता है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे व्यापार करते थे, लेखन कला तो उनकी थी, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों ये थे इसमें मुख्य रूप से पॉइंट्स जिसके माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर फिर स्पष्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो वहाँ आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का पर्टिकुलर आता है तो आपको 6-7 पॉइंट के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर देना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मतलब जो इंग्लिश के बच्चे हैं तब जाकर आपको अच्छे यहाँ मार्क्स मिल पाएंगे। और नहीं कभी क्या होता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन कंबाइंड भी आ सकता है। जैसे एक बार मुझे याद है 2019 का क्वेश्चन आया था कि मेसोपोटामिया शब्द का मीनिंग बताइए और इसके साथ मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार हुआ स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको मेसोपोटामिया का अर्थ भी बता देना था और यहाँ पर आपको शहरीकरण भी बता देना था। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ ये सबसे मेन क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सबसे मेन ही होने वाले हैं, क्योंकि सारा सार चैप्टर्स का यही है। ठीक है, तो आपको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन शहरीकरण के बारे में बताया, जो हमारे चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, सिटी लाइफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हम अब पढ़ेंगे राइटिंग के बारे में कि मेसोपोटामिया में राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई, लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई। तो 100 में से 100% चांसेस यहाँ पर यही बनते हैं कि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, लेखन कला से ही आएगा। तो लेखन कला पर ले चलते हैं आपको। कहाँ पर है भैया, मिल जा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा लेखन कला। क्वेश्चन आपका सरल आता है, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं आता। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो राइटिंग को शुरू करने से पहले, लैंग्वेज को शुरू करने से पहले हम राइटिंग को शुरू करने से पहले हम भाषा के बारे में समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। देखिए दोस्तों, भाषा 2 टाइप की हो सकती है। एक तो लिपिबद्ध यानी रिटर्न में, ठीक है, एक होते हैं उच्चरित ध्वनियाँ, यानी जब जो हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है ना, वर्बल जो वर्ड हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब उन वर्डों को यानी उन शब्दों को जब हम एक रूप दे देते हैं, ठीक है ना, एक लिपि का रूप दे देते हैं, एक राइटिंग का स्क्रिप्ट का रूप दे देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, लेखन कला बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिपि की अच्छी से डेफिनेशन भी लिखी है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, वो है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की शुरुआत है वो हुई थी 3200 ईसा पूर्व में। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेसोपोटामिया में शहर पहले नहीं आए, मेसोपोटामिया में लेखन कला पहले आई और उसके बाद शहर आए। ठीक है ना, तो 3200 ईसा पूर्व में लेखन कला की शुरुआत हुई। आपका यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला के साथ साथ मैं आपको कुछ यहाँ फैक्ट बता देता हूँ, और उसके बाद हम पट्टिका या टैबलेट क्या होते हैं उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, आपको पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि मेसोपोटामिया की जो सबसे ज्ञात भाषा है, ये बातें मैंने नोट्स में लिखी नहीं है, तो आप इसको एक अलग कॉपी में लिख लेना कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, सिंपल एमसीक्यू के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनकी जो सबसे ज्ञात भाषा यानी सबसे जो पुरानी भाषा है वो सुमेरियन है। ठीक है, आप इसको लिख लेना कि मेसोपोटामिया में जो अभी तक की सबसे ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन है। ठीक है, उसके बाद एक इनकी लैंग्वेज और है अक्कादियन। ठीक है, अक्कादियन जो दक्षिणी हिस्सा था मेसोपोटामिया को, उसको सुमेर भी कहते थे और अक्कादियन भी कहते थे। और उसके बाद में यहाँ पर एक समय अनुसार यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर हिब्रू भाषा भी बोलना शुरू हो गया। अभी आप नोट्स पे मत जाइए, अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया के जो लोगों की लिपि थी वो क्यूनिफॉर्म लिपि थी। इसको हिंदी में केलाकार लिपि भी कहते हैं। तो क्यूनिफॉर्म जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, तो क्यूनिफॉर्म का मेन होता है 2 शब्दों से बना है। तो पहला जो इसमें वर्ड है वो है क्यूनिस। क्यूनिस का मीनिंग होता है वेज, एंड फॉर्म का मीनिंग होता है शेप, यानी किसी पत्थर या मतलब किसी चीज को आकार देना। ठीक है ना, तो वेज शेप
इस तरीके से आपको क्यूनिफॉर्म के बारे में बता देना है कि ये लैटिन वर्ड है। तो आपको जितने भी अलग अलग हिस्ट्री में टर्म मिलेंगे ना, या तो वो यूनानी वर्ड होगा या वो लैटिन वर्ड होगा, ठीक है, या तो ग्रीक वर्ड होगा या लैटिन वर्ड होगा, ठीक है, जिसको लातानी भी कहते हैं। तो ये अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, राइटिंग कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी यानी जो लिपि थी वो क्यूनिफॉर्म थी या कीलाकार थी, और मेसोपोटामिया की जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। आपको ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की शुरुआत हुई थी वो 3200 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि मेसोपोटामिया में लेखन कला किस पे करते थे, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मेसोपोटामिया में जो लेखन था, या अगर मैं आपको मेसोपोटामिया की बात नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ कि लेखन का या राइटिंग का हमारे लिए या हमारे जीवन पर यूज़ क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम आज की लाइफ में बात करें तो आज की लाइफ में राइटिंग की आवश्यकता सबको है, ठीक है, एक अध्यापक को भी, एक स्टूडेंट को भी, एक साइंटिस्ट को भी है, या मैं कहूँ तो समाज के प्रत्येक वर्ग को राइटिंग की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा राइटिंग की आवश्यकता पड़ी होगी। तो मैं आपको सीधा आंसर यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो इसका आंसर है हमारे पास राजा और व्यापारी, क्योंकि व्यापारी को सबसे मान सकते हैं कि व्यापारी को सबसे पहले राइटिंग की आवश्यकता पड़ी होगी। इसका एक मेन कारण पता है क्या है, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार के लिए उनको क्या रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो जब तक हिसाब किताब उंगलियों पे चल रहा था या किसी और तरीके से चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन व्यापारी ने क्या करा कि समय अनुसार एक अपने चिन्ह बनाए, ठीक है, तो चिन्ह जो होते थे ना, एक कोई सिंबल बनाया, सिंबॉलिक लैंग्वेज या लिपि बनना शुरू हो गई, ताकि वो चिन्ह एक, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज है ना उसमें भी बहुत सारे चिन्ह है, ना कि कोई लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है, वहां पर बहुत सारे चिन्ह है, सिंबल है, जिसके आधार पे लोग उसको पहचान लेती थी। तो ऐसा मत समझना आप लोग कि मेसोपोटामिया में लेखन कला है तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की साक्षरता दर क्या है। तो मैं आपको यही स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको लिखना है कि मेसोपोटामिया की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा नहीं है, बस व्यापारी और राजा लोग चिन्हों को समझ सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की लिपि में हमें चिन्ह अधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। तो अब क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा है कि लेखन कला का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं इसका पहला जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है हिसाब किताब रखने के लिए। अब आप जानते होंगे कि हिसाब किताब की जो ज़रूरत है वो किसके पास किसको होती है, व्यापारी को पास। उसके बाद शब्दकोश को बनाने के लिए, कानून का वर्णन करने के लिए, यदि मान लीजिए राजा ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को डिफाइन करने के लिए क्या किया है, राजा ने अभिलेख बनवाए, इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं। उसके बाद संदेश भेजने के लिए, यानी यदि यदि मान लीजिए कि राजा को दूसरे राजा को संदेश भेजना होता था तो इसके लिए भी लेखन की शुरुआत आती थी, ठीक है। अगर अच्छा एक बात मैंने यहाँ नोट करके कुछ लिखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना कि यदि ये क्वेश्चन 3 या 8 में, अब 4 में नहीं आता है लेकिन अब 3 का क्वेश्चन है, अगर 3 या 8 में आए तो अगर 8 में है तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट को, लेखन कला का उद्देश्य को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अन्यथा 3 में आता तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये था मेसोपोटामिया में लेखन कला के मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और मैंने आपको ये बताया कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला थी वो उसकी आवश्यकता क्या थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग जो थे वो लिखते किस पे थे। अब ये तो बात क्लियर हो गई है कि वहाँ के लोग जो क्या थे, लिखा करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लिखा किस पर थे। तो मैं आपको इसका सीधा जो आंसर बताऊं तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। तो पट्टिकाओं को इंग्लिश में यहाँ बोलते हैं टैबलेट, क्ले टैबलेट, ठीक है, क्ले माने चिकनी मिट्टी जो होती थी ना उसकी पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। तो आपका सीधा सा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मैंने आपको यहाँ लिखा भी है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे, जिसपे वो कीलाकार यानी चिन्ह बनाते थे। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए कि मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं थी तो उनको पट्टिकाओं को बनाने का एक प्रोसेस क्या था, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा लेखन कला के विकास में। अगर आपने लेखन कला के विकास में ये नहीं लिखा तो आपको संभावना है कि उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। मैं आपको यहाँ फिर रिपीट कर देता हूँ कि शहरी जीवन
और लेखन कला, इनमें से क्वेश्चन अच्छे से आपका 100% आ सकता है। मैं 99 नहीं बोलूँगा, मैं 100% ही बोलूँगा, इसलिए आप इस पॉइंट को मेरा अच्छे से सुन लेना कि अगर लेखन कला आए तो आपको पट्टिकाओं के बारे में या टैबलेट के बारे में ज़रूर लिखना होगा। तो अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंटों के थ्रू यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको इससे पढ़ने से बेटर ये है कि मैं आपको यहाँ पर ऑरली यहाँ पर समझा देता हूँ। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। आप समझेंगे तो अच्छे से इसको लिख पाएंगे। देखिए मेसोपोटामिया में क्या होता था लिखने के लिए टैबलेट को, तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता था कि मेसोपोटामिया में लोग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को मिला गीला कर लेप बना लिया जाता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि जो चिकनी मिट्टी होती थी, ठीक है, जो क्ले होती थी, उसको एक ना इसको एक लेप बन, जैसे आटा होता है ना, उसको गूंद लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना लेते थे, ठीक है। उसके बाद जो ये लोग थे उसको क्या करते थे, कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको एक शेप देते थे, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप देते थे, ठीक है, पट्टिका का आकार देते थे, ठीक है। और उसका जो सरफेस होता था, सरफेस माने जो उसका सतह जो होती थी ना, वो उसको फिर वो क्या करते थे, किसी वस्तु से या किसी और तरीके से उसको चिकना बना देते थे ताकि वहाँ पर लिखा जाए। उसके बाद जो उनका एक वो था औजार जो था, टूल्स था कीलाकार, तो उससे क्या करते थे कि उस पर वो क्या करते थे, चिन्ह छोड़ देते थे, ठीक है ना। तो उस पर चिन्ह बना देते थे, क्योंकि वो गीली मिट्टी है अभी, ठीक है। और जब उसको गीली मिट्टी पर चिन्ह बना देते थे, जिसको हम क्यूनिफॉर्म या कीलाकार कहते हैं, ठीक है, उसके बाद इस टैबलेट को या इस पट्टिका को वो क्या करते थे, धूप के अंदर सुखा देते थे। तो आपको बता देना, और धूप के बाद वो उसको रिकॉर्ड रूम में रख देते थे। बस यही एक सिंपल सा प्रोसेस था जो आपको लिखना है। तो आपको इसको समझ लेना है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ फिर से कि सबसे पहले चिकनी मिट्टी ली, दूसरा काम उसको उसका लेप बनाया, तीसरा काम उसका जो सरफेस है, उसको जो सतह है उसको चिकना बताया, चिकना बनाया, फिर पांचवा काम उस पर लिपिकार या कीलाकार उस पर अंक दिए या चिन्ह दिया, सिंबल दिया, और उसके बाद पांचवा जो अगला जो था वो था उसको धूप में सुखा दिया, और उसके बाद धूप में जब वो सूख के कड़क हो जाता था उसके बाद वो रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे, और अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है बहुत मूल्यवान वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगली वीडियो में आपको 1-2 8-8 मार्क्स के और क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, शायरीकरण के ऊपर आ सकता है, लेखन कला, और मेरे 100 में से 100% चांस है कि क्वेश्चन आपका फाइनल में इसी यहीं से आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, ठीक है। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन मैं आपसे अब कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।